साल 1996 अफ्रीका की सख्त गर्मी में बियर ग्रिल्स अपने काम में मसरूफ थे जब उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने घर जाने से पहले जिम्बाब्वे में अपने दोस्तों के साथ स्काई डाइविंग की जाए। उस वक्त बियर ग्रिल्स की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। वो यंग थे, फिजिकली फिट थे और ब्रिटिश आर्मी को भी सर्व कर रहे थे। बियर और इनके दोस्तों ने अपना बैग पैक किया और प्लेन में बैठकर सीधा 16,000 फीट पे पहुंच गए, जहां से उन्होंने एक एक करके जंप करना था। सभी ने अपने इक्विपमेंट्स को चेक किया और इंतज़ार करने लगे। प्लेन में रेड लाइट ऑन थी जो बार बार ब्लिंक कर रही थी। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई तो आवाज़ आई गो। एक एक करके सभी ने जंप कर दिया और आखिर में सिर्फ बियर ग्रिल्स रह गए, जो एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़ा नर्वस भी थे। फाइनली उन्होंने नीचे देखा, एक गहरा सांस लिया और जंप कर दिया। वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ने लगे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट और फिर 3,000 फीट। जब उन्हें अपना पैराशूट खोलना था और उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन मसला ये था कि पैराशूट खोलने के बाद भी बियर ने नोट किया कि उनकी स्पीड तो कम ही नहीं हुई। उन्होंने जब ऊपर देखा तो वो पैनिक कर गए क्योंकि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। उन्होंने देखा कि उनका पैराशूट सही से खुला ही नहीं था। पैराशूट की रस्सियां आपस में बुरे तरीके से उलझ गईं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी बियर इन्हें खोलने में नाकाम रहे। वो ज़मीन के इतने करीब थे कि वो उसे साफ साफ देख सकते थे। बियर ने अपना रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और फिर होना क्या था, वो 16,000 फीट से सीधा कमर के बल ज़मीन पे आ गिरे और इतनी शिद्दत से गिरे कि चारों तरफ मिट्टी के बादल बन गए। ज़मीन से टकराने के बाद इनकी बॉडी हवा में ऐसे उछली कि जैसे किसी ने कपड़े की गुड़िया को ऊपर आसमान से ज़मीन पे फेंका हो। खुशकिस्मती से वो अभी भी जिंदा थे। बियर ने खड़े होने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। दर्द इतना शदीद था कि मानो जैसे किसी ने इनकी रीढ़ की हड्डी में पत्थर घुसा दिया हो। वो दर्द की हालत में रोने लगे और अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगे कि कोई आए और इनकी मदद करे। बियर जानते थे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनकी ज़िंदगी पहले जैसी फिर कभी नहीं होगी। दर्द की वजह से वो बेहोश होने लगे थे। जैसे ही इनके दोस्त वहाँ पहुँचे, उन्हें फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाया गया। बियर को जब होश आया तो उन्हें अगली ही फ्लाइट से यूके भेजा गया। डॉक्टर्स ने जब बियर को एग्जामिन किया तो उन्होंने बताया कि इनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी हैं। डॉक्टर्स भी ये देखकर काफ़ी हैरान थे क्योंकि ये स्पाइन की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं जो इतनी आसानी से नहीं टूटती। डॉक्टर्स ने बियर की फ़ौरन से सर्जरी करना भी ठीक नहीं समझा। बियर ग्रिल्स बार बार डॉक्टर से पूछते रहे, क्या मैं दोबारा चल पाऊंगा, क्या मैं दोबारा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर्स खामोश रहे। इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो हिल तक नहीं सकते थे। जब भी कभी उन्हें अपने बेड से उठना होता तो वो एक बड़ी सी मेटल ब्रेस पहनकर उठा करते थे। वो हर वक्त उसी हादसे के बारे में सोचते रहते थे जिसने पल भर में ही उनकी ज़िंदगी को बदल दिया था। हॉस्पिटल में 2 महीने गुजारने के बावजूद भी बियर की हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुई और इनकी कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें खुद पे गुस्सा आता था क्योंकि वो जानते थे कि वो ना ही दोबारा से आर्मी को ज्वाइन कर पाएंगे और ना ही दोबारा कभी अपने पाँव पे चल पाएंगे। इनके सारे प्लान्स, सारे एडवेंचर्स सब खत्म हो चुका था। हॉस्पिटल में 3 महीने गुजारने के बाद इन्हें अपने घर शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो सारा दिन अपने बेड पे लेटे रहते थे। इनके जहन में बार बार वही वाकया रिपीट होता रहता था। वो अपनी हालत देख के रोते थे और खुद को कोसते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब इन्हें अपने कमरे में दीवार पे लगी माउंट एवरेस्ट की पिक्चर दिखाई दी। असल में ये बियर ग्रिल्स और इनके डैड का सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो दूर की बात थी, वो खुद से खड़े तक नहीं हो सकते थे। इनके दोस्त अक्सर इन्हें कहते थे कि तुम्हें अपनी रिकवरी को लेकर पॉजिटिव रहना होगा, लेकिन बियर को लगता था कि ये सब झूठ है, मैं कभी भी सही नहीं हो पाऊंगा। फिर एक रात ऐसी आई जब उन्होंने खुद से कहा कि बस बहुत हुआ, मैं दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हूँगा, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूँगा और अपने गोल्स को भी अचीव करूँगा। बस फिर क्या था, 3 महीने घर में बेड पे गुजारने के बाद इन्हें यूके मिलिट्री रिहैब सेंटर भेज दिया गया, जहां से बियर की रिकवरी का सफ़र शुरू हुआ। वो इंतहाई सख्त ट्रेनिंग करने लगे। वो दिन में 10 घंटे वर्कआउट करते थे, जिसमें तरह तरह की एक्सरसाइजेज जैसा कि स्ट्रेचिंग, हाइड्रा पूल, फिजियोथेरेपी, मूवमेंट क्लासेस और फिर कंसोलिंग सेशन वगैरह वगैरह। बियर की इस कदर मेहनत की वजह से इनकी बॉडी दोबारा से मूव करने लगी। इनकी कमर का दर्द भी ठीक होने लगा था। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जा रहे थे।
8 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद वो रिहैब सेंटर से डिस्चार्ज हो गए और दोबारा से आर्मी में स्पेशल एयर सर्विस की ट्रेनिंग के लिए चले गए। लेकिन डॉक्टर्स ने बियर को ज़्यादा वेट उठाने से मना कर दिया क्योंकि एक छोटी सी गलती इनकी हड्डी को कुचल सकती थी। बियर जानते थे कि आर्मी में कमज़ोर लोगों की कोई जगह नहीं और यही वजह थी कि उन्होंने आर्मी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब ना तो बियर के पास कोई जॉब थी और ना ही कोई इनकम, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बियर के लिए डू और डाई मिशन था। अगर वो सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते तो वो इतनी कम एज में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट क्लाइंबर बन जाते, जिसकी वजह से इन्हें बहुत शोहरत भी मिलनी थी और बहुत सी कंपनी से जॉब ऑफर भी। और दूसरी तरफ अगर वो इसे क्लाइंब करने में नाकाम हो जाते तो या तो इनकी माउंट एवरेस्ट में मौत हो जानी थी, या फिर अगर वो बच भी जाते तो इनके पास ना तो कोई जॉब होनी थी और ना ही कोई इनकम। लेकिन फिर भी वो एक ऐसी चीज़ करते हुए फेल होते जो कोई सोच भी नहीं सकता। बियर ग्रिल्स ने अपने एक आर्मी फ्रेंड नील लॉटन को अपनी टीम में शामिल किया, जो एक बार पहले भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर चुके थे। 2 साल पहले नील पहाड़ की चोटी के काफ़ी करीब पहुंच गया था कि पहाड़ पे तूफान आया, जिसके नतीजे में 24 घंटों में 8 लोग मारे गए। खुशकिस्मती से नील इस हादसे में बच तो गया था, लेकिन लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता देखने के बावजूद भी वो दोबारा से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता था। बहुत से लोग तो इस बात से भी परेशान हैं कि अपनी लाइफ को खतरे में डालकर जमने वाली बर्फ में लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पे आखिर क्यों जाना चाहते हैं। तो इसका जवाब है शौक। बियर ने जब इस एडवेंचर के बारे में अपनी फैमिली से शेयर किया तो इनकी फैमिली इन्हें बुरा भला कहने लगी, क्योंकि वो पहले ही एक बार मरते मरते बचे थे। बियर की माँ का तो ये तक कहना था कि अगर बियर ग्रिल्स को कुछ हो गया तो वो इसके बाप यानी कि अपने शोहर से डाइवोर्स ले लेगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का ये स्टूपिड आइडिया बियर ग्रिल्स के फादर ने ही इसके जहन में डाला था। जैसे तैसे करके बियर ने अपनी फैमिली को मना लिया, लेकिन इनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मुझे किसी भी हाल में बिल्कुल सही सलामत वापस लौटना है, क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ना खुद मौत को दावत देना था। 1996 में एक ही रात में माउंट एवरेस्ट पे 8 लोगों की मौत हुई थी जो एवरेस्ट को क्लाइंब कर रहे थे, और उसके अगले हफ्ते 3 लोग फिर से अपनी जान की बाजी हार गए। और इन मरने वालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लाइंबर रॉब हॉल भी मौजूद थे, जो फंसे हुए लोगों को बचाते बचाते इनकी अपनी ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो वहीं दम तोड़ गए। मरने से एक रात पहले इनकी अपनी बीवी से बात हुई थी और वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो जल्द ही बाप बनने वाले थे, और उसके अगले ही दिन वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि माउंट एवरेस्ट कितना भयानक है, जो ना जाने कितने लोगों को निकल गया। लेकिन इन सब के अलावा बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुके थे, और बियर ग्रिल्स पे भी एवरेस्ट को क्लाइंब करने का जुनून सवार था। बियर ने मुख्तलिफ कंपनीज को लेटर्स लिखना शुरू किए ताकि इन्हें एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए स्पॉन्सरशिप मिल जाए, लेकिन इन्हें हर तरफ से सिर्फ रिजेक्शंस का ही सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और एक के बाद एक 23 लेटर्स वर्जिन ग्रुप के फाउंडर सर रिचर्ड को लिखे, जो खुद भी ऐसे एडवेंचरस ट्रिप किया करते थे। लेकिन बियर को वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। बियर ग्रिल्स ने सोचा कि क्यों ना सर रिचर्ड के घर जाकर इन्हें अपने प्रपोजल के बारे में बताया जाए। वो इंतहाई सख्त सर्दी में रात 8 बजे इनके घर पहुंचे और डोर बेल बजाई। इंटरकॉम से एक आवाज़ आई जो कि इनके हाउस कीपर की थी, जिसने बियर ग्रिल्स को वहाँ से जाने का कहा, और बियर चुपचाप वहाँ से वापस आ गए। बियर बहुत मायूस हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके फंड्स को अरेंज करना था ताकि वो जल्द से जल्द माउंट एवरेस्ट के अपने सुहाने ख्वाब को पूरा कर सकें। एक दिन बियर लंदन की सड़कों पे अपनी साइकिल पे जा रहे थे कि इन्हें एक कंपनी नजर आई जिसका नाम था डेविस लैंगडन एंड एवरेस्ट DLE। बियर ने एक गहरा सांस लिया और कंपनी के रिसेप्शन पे जाते ही कहा कि मुझे कंपनी के CEO से मिलना है, ये थोड़ा अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल है। जैसे ही बियर को CEO की सेक्रेटरी नज़र आई, बियर ने उसे फ़ौरन से कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए CEO से मिलने दो। शुरू में तो उसने मना कर दिया, लेकिन लगातार 3 कोशिशों के बाद वो मान गई और बियर ग्रिल्स को CEO के पास ले गई। वो लिफ्ट में कंपनी के टॉप फ्लोर पे गए, जहां उनकी मुलाकात 2 लोगों से हुई, पॉल मॉरेल और एलेस्टर कॉलिंस, जिन्होंने बियर ग्रिल्स के प्रपोजल को ध्यान से सुना और बियर के ख्वाब और जज्बे को देखते हुए इन्हें 10,000 पाउंड देने पर राजी हो गए, इस शर्त के साथ कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते ही इनकी कंपनी DLE का फ्लैग लगाएंगे। कंपनी के लिए तो ये 10,000 पाउंड एक मार्केटिंग स्टंट था, जबकि बियर ग्रिल्स के लिए ये एक सपने जैसा था। सैकड़ों रिजेक्शंस के बाद आखिरकार बियर ग्रिल्स जल्द ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले थे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आज इन्हें पैसे मिलें और कल वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं, बल्कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 27 फरवरी 1998
एक्सीडेंट के तकरीबन 2 सालों बाद बियर ग्रिल्स फाइनली अपना सफ़र शुरू करते हैं। बियर और इनके टीममेट मिक ने डिसाइड किया कि वो बाकी मेंबर्स से 4 हफ्ते पहले ही ट्रेनिंग के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना चाहते थे। वो जानते थे कि उनका ये सफ़र कोई आसान नहीं है। उन्होंने सख्त किस्म की एक्लेमेटाइजेशन ट्रेनिंग ली, जिसमें बॉडी को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि कम से कम ऑक्सीजन में भी वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। देखते ही देखते वो दोनों 17,000 फीट पे पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना बेस कैंप लगाया और बाकी टीम मेंबर्स का इंतजार करने लगे, जिन्हें वहां तक पहुंचने में 2 दिन का वक्त लगना था। ठीक 2 दिनों बाद बाकी के टीम मेंबर्स भी पहुंच गए। कुल मिलाकर वहां 40 क्लाइंबर्स मौजूद थे, जो सिंगापुर, मैक्सिको और रशिया जैसे अलग अलग मुल्कों से आए हुए थे। इन सब ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से हर कोई जिंदा वापस नहीं आता। एवरेस्ट पे पहुंचते ही इनके टीम लीडर ने इन्हें डायरेक्शंस दी। उन्होंने कहा कि एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब करने के लिए हम असल में 5 बार एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहाड़ पे चढ़ते हैं और एक पॉइंट पे जाने के बाद हम वापस नीचे आते हैं, ताकि हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इस कदर ऊंचाई की आदी हो सके। हर दफ़ा जब भी वो किसी पॉइंट पे पहुंचते तो अगले दिन वो वापस बेस कैंप में आते, ताकि इनकी बॉडीज़ में जो भी चेंजेस आई हैं वो उससे रिकवर कर सकें। वो रोज़ाना 10 घंटे की चढ़ाई करते थे और फिर वापस बेस कैंप में आते थे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बिल्कुल किसी जंग की तरह था, जो इतनी ऊंचाई पे मौसम की तब्दीली और बॉडीज के दरमियान थी। स्टैट्स के मुताबिक एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले हर 6 में से एक शख्स की मौत हो जाती है। 7 अप्रैल 1998 बियर ने अपने टीममेट्स मिक और नीमा के साथ मिलकर पहली बार एवरेस्ट को क्लाइंब करना स्टार्ट किया। इनका टारगेट था कि बेस कैंप से कैंप 1 जाना और फिर वापस बेस कैंप में आना। बाकी के टीम मेंबर्स बेस कैंप में ही मौजूद थे। वो तीनों बढ़ते गए और इतनी दूर आ गए कि बेस कैंप इन्हें छोटा सा दिखाई देने लगा। कई फीट ऊपर जाने के बाद बर्फ़ काफ़ी स्लिपरी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने रस्सियों को पकड़ लिया। लेकिन कैंप 1 से 100 फीट पहले ही बियर और इनकी टीम ने देखा कि ऊपर लगाई गई सीढ़ियाँ और रस्सियाँ काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि आज के लिए इतनी ऊंचाई पे आना काफ़ी है, अब हमें वापस बेस कैंप में जाना चाहिए। लेकिन बेस कैंप में वापस आना भी काफ़ी चैलेंजिंग था। इनकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी और वो तीनों काफ़ी थक चुके थे। उस वक्त वो सी लेवल से 18,000 फीट की बुलंदी पे थे। बेस कैंप में वापस आते वक्त बियर ने नोटिस किया कि थकावट की वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं। वो मिक और नीमा दोनों से आगे चल रहे थे और किसी भी जगह कदम रखने से पहले वो बर्फ़ का खोखलापन चेक करते थे। लेकिन फिर वो हुआ जो बियर ग्रिल्स ने दोबारा से अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। बियर ने महसूस किया कि जिस जगह वो खड़े हैं वहाँ की ज़मीन तो खोखली है, जिसकी वजह से ज़मीन में दरार पड़ना शुरू हो गई। बियर इतना डर गए कि वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। लेकिन पलक झपकते ही बियर ग्रिल्स उस क्रैक में जा गिरे। क्रैक इतना डीप था कि नीचे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। वो दीवार से टकराते हुए तेज़ी से नीचे गिरने लगे और फिर अचानक वो एक झटके के साथ रुक गए। असल में बियर की बॉडी एक रस्सी से अटैच थी, जिसकी वजह से वो हवा में ही झूलने लगे। लेकिन ये रस्सी ज़्यादा देर तक बियर ग्रिल्स का वज़न नहीं झेल सकती थी, क्योंकि ये एक पतली सी रस्सी थी जिसे कुछ दिनों बाद बदल दिया जाता था। बियर को कैसे भी करके जल्द ही अपने आप को बचाना था, लेकिन फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो अभी क्रैक में ही मौजूद थे कि ऊपर से एक बर्फ़ का टुकड़ा इनके मुंह पे आ गिरा, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। जैसे ही बियर को होश आया, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बचाओ। बियर को ऊपर रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। बियर ने ऊपर जाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से वो मायूस हो गए। उस वक्त बियर सिर्फ 23 साल के थे, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जूझ रहे थे। लेकिन उन्हें कैसे भी करके अपने आप को बचाना था, नहीं तो वो उस अंधेरी खाई में हमेशा के लिए गिर जाते। बियर ने एक बार फिर पूरी ताकत से अपने नोकीले शूज बर्फ़ में घुसाए और इस बार वो कामयाब हो गए। फिर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू किया और फाइनली वो ऊपर पहुंच गए, जहां मिक और नीमा पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बियर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। बियर दर्द के मारे कांप रहे थे और उनका हौसला टूट चुका था। इस हादसे में उनकी एल्बो बुरी तरह से जख्मी हुई थी। मिक और नीमा की मदद से वो 2 घंटे में बेस कैंप वापस आए और डॉक्टर्स ने इन्हें कुछ दिन रेस्ट करने को कहा। उस रात बियर खामोशी से खूब रोए, क्योंकि वो एक बार फिर से मरते मरते बचे थे। लेकिन वो जानते थे कि ज़िंदगी तो गिरने के बाद दोबारा खड़े होने का नाम है। आप गिरते हैं, उठते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बियर ने बाकी टीम मेंबर्स के साथ एवरेस्ट को दोबारा क्लाइंब करना शुरू किया। वो बेस कैंप से कैंप 1 पे पहुंचे, फिर कुछ दिनों बाद कैंप 2 पे और फिर फाइनली कैंप 3 पे।
इनकी बॉडीज आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंजेस को अडॉप्ट करती गई और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। लेकिन इस बार इन्हें फिर से 2 मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैंप 3 में जाने से पहले बेस कैंप में बियर की तबीयत खराब हो गई। इनके सर में शदीद दर्द होने लगा। डॉक्टर्स ने बताया कि बियर, तुम्हें बहुत ही बुरा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा। इसके बाद इन्हें एक और शॉकिंग न्यूज़ मिली और वो ये थी कि बदलते मौसम की वजह से एवरेस्ट पे बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से बियर को लगा कि इनका सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उस दिन बियर पूरी रात दुआ करते रहे क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही उनके लिए सब कुछ था और फिर उनकी दुआएं रंग लाने लगीं। फोरकास्ट से पता चला कि आखिरी मोमेंट पे तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया है और वो एवरेस्ट को दोबारा से क्लाइंब कर सकते हैं। अगले ही दिन वो दोबारा से अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़े और चंद ही घंटों में वो कैंप 3 पे पहुंच गए, जहां से उन्हें अपना फाइनल अटेम्प्ट लेना था। बियर काफ़ी थक चुके थे, लेकिन वो बार बार खुद से यही कह रहे थे कि बढ़ते रहो, सिर्फ एक कदम और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर बाद वो 26,000 फीट की ऊंचाई पे थे, जहाँ पे आता है एवरेस्ट का डेथ जोन। ये एवरेस्ट का वो पॉइंट है जहाँ ना तो सही से खाना हजम होता है और ना ही बॉडी को सही से ऑक्सीजन मिल पाती है। एवरेस्ट के इसी पॉइंट पे लोग सबसे ज़्यादा अपनी जान की बाजी हारते हैं और ये वही जगह है जहाँ 24 महीने पहले रॉब हॉल की भी मौत हुई थी, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। बियर और इनकी टीम काफ़ी डरी हुई थी। इनके सामने 40 फुट की बर्फ़ की दीवार थी, जिसे पार करना सबसे मुश्किल होने वाला था। लेकिन अगर बियर ग्रिल्स इसे पार कर लेते तो वो पहले ऐसे ब्रिटिशर होते जिसने इतनी छोटी सी उम्र में एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। इनसे पहले सिर्फ 30 ब्रिटिशर्स ही ऐसे थे जो एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लगातार बढ़ते गए और फिर फाइनली वो 29,000 फीट यानी कि एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच गए और यंगेस्ट ब्रिटिशर बन गए जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। बियर ग्रिल्स बहुत इमोशनल थे। इनके सामने इनकी कामयाबी थी जो उन्हें कई महीनों की मेहनत और रुकावट के बाद मिली थी। बियर ग्रिल्स से अक्सर लोग पूछते हैं कि उस पैराशूट एक्सीडेंट के बाद क्या आज भी उनकी कमर में दर्द मौजूद है, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी ये पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर की।